हेलो फ्रेंड, मैं अनुपेन सिंह स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी की क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक, जिसमें हमने एक चैप्टर कर लिया है ख़त्म और हमने इससे पहले 7th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी ख़त्म कर ली है। अब हम 8th क्लास की फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, इसके बाद सेकंड चैप्टर है। तो आगे पढ़ते हैं ये क्या है इस चैप्टर में। तो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य वन्य जीव संसाधन, मतलब वन्य जीव संसाधन क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में है। माम्बा पानी लाने के लिए प्राय शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। अम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम की उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं होता होगा। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊनी प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाला बाड़ा कुछ दूर पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। नेक्स्ट, बाम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के प्रयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब जहाँ मान लो पीटर रह रहा है एक डेवलपमेंट जगह पे, जो डेवलप है, आम्बा है, उसका परिवार है, वो थोड़ा ऐसी जगह पर नहीं रह रहा है जहाँ डेवलपमेंट हो। तो उसके बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब पृथ्वी का 90% भाग है, उस पर 30% भाग पर ही कौन रहते हैं, जनसंख्या रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, मतलब वहाँ कोई जन नहीं रहता है। भूमि क्या होती है, भूमि के बारे में पढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुछ कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इसे थोड़ा से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब इसमें भी थोड़ा भाग रहने के लिए है। मतलब जैसे माना जाता है पूरा 100%, 100% में पानी है, जिसमें 30% भूमि है। भूमि का भी थोड़े से भाग में ही क्या है, रहने का संसाधन है। और पहाड़ी इलाका है, जंगल है, ये सब पाए जाते हैं। ये मेनली बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वत की तीव्र ढाल, जलाक्रांत सघन वन क्षेत्र सामान्य, विरल एवं अथवा निर्जन हैं। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोगी के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं?
भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारण जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोगिता प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व, नेक्स्ट देखें, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व से में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों के सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूमिस्खलन, मृदा अपरदन, स्थलीकरण मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तनों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राय जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। ये गांव है, गांव के बारे में बताया। गांव से क्या बने, थोड़े नगर बने। पहले गांव, ये वाले गांव हुआ करते थे, फिर इनमें डेवलपमेंट हुआ, ट्रैक्टर वगैरह, पक्के घर बनने लगे। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, कार वगैरह ले ली लोगों ने और थोड़ी इमारतें बनेंगी बड़ी बड़ी, और इसके बाद मेट्रो सिटी बन गई बड़ी, जो आजकल डेवलपमेंट चलता आ रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि का संरक्षण कैसे करें, कौन से संसाधन? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के कारण आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। अभी पढ़ते हैं इसके बाद, कहाँ गई सत्ता, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाना है। अब यहाँ थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। भूस्खलन क्या होते हैं? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्तियों का आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है।
एक वस्तुस्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रैंकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट द्वारा हुआ था। विस्फोट के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। न्यूनीकरण क्रिया विधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए परतधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये क्या है हमारा जनक चट्टाने, अपक्षय चट्टाने पदार्थ जैसे क्या है, उसके ऊपर बालू गाद गिले के साथ वो मृदा, फिर ऊपर सबसे ह्यूमस वनस्पति का साथ मृदा। अपक्षय क्या है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा और प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना है। क्या आप जानते केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा क्या होती है, जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा निर्माण के कारण निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जल, जनक सेल का स्वरूप और जल वायविक कारण है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतियाँ जैसे पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय और अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियाकलाप। भारत में जलोढ़, काली और लाल लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और चीड़ता। मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि क्या है, मल्च बनाना। पौधे के बीज अनावृत भूमि जैसे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती हैं, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म, तो ये आपका क्या है, वेदिका फार्म ये दिखाया जा रहा है इसमें। और मल्च, वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठ प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो जाता है।
समुच्चय रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष तो कतारों में लगाए जाते हैं और ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैव रक्षण मेखला हो गई आपकी, पेड़ लगा दिए इससे कि बन क्या मिट्टी कटे ना। ये हमारा पर्वतीय इलाका है। और समुच्चय जुताई, ये पूरे एक फ्लैट जमीन है। समुच्चय रेखी रोधिकाएं, समुच्चय रेखी रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप, एक ही आकार की आ और वा दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में छह छेद बनाइए। इन्हें बराबर मात्रा में मृदा में भरिए। अब ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, बल्कि वह ट्रे में गेहूं तथा अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में वह ट्रे में दाने के उगने कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए जैसे कि वे एक ढाल पर हैं। दोनों ट्रे के बराबर ऊंचाई से एक ओर से गम से जल डालते हैं। मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे की छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। जल, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल केवल 2.7% है। कितना? 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की बहुत पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है? क्या बड़ी बात है यार। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी को सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकृत वर्षा और बहाव की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु तथा भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोत के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण
अलावड़ी जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीय और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्रियाकलाप। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। लीटर प्रति पीने उपयोग करता है। पीने खाना बनाना 150 लीटर एक आदमी। पीने में 3 लीटर, खाना बनाने 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में 40 लीटर, वस्त्र धोना 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर, कुल मिला के 150 लीटर। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीका सोच सकते हैं? जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भाग, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावड़ी जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनके जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा प्रति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखें, जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है तथापि इसका अत्युपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाधित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुओं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव जीवन में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिष्करण जो उपयुक्त विधि में शोधित करने जल प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रभाव को मंद करने और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचाई करने का नहरों का ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिल तथा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षण किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल को संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादन उपयोग लाना वर्षा तथा संरक्षण करता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौरान 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। हेडिंग देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे हैं। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई हैं। मोना ने एक थैला साथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीपछत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि ये रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है और शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि
पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करने के जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर करती हैं। इन जीवन आधारित तंत्र को पारतंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ियाँ देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए उनमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षण मेखला के रूप में यह कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। और आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, इसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारतंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या अथवा छोटे, सभी पारतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल मृदा उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम हो जाती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाली मृदा और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ी एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। बाष्पोजन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली दो शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इन समय उनमें कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों की विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वह हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और भारत की पारतंत्र को भी अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न में हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा तथा अपरदन निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकीकरण और
गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया जाता है, जिसके इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दहेज, घोड़ा और हिमतेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निज हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों और झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्रियाकर समाचार में पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि अग्नि कैसे प्राप्ति और इसे बचा जा सकता है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूलों के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने पर विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीता, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। इसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया और पौधों और प्राणियों का संरक्षण नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जैवमंडल निचय यह जैव विविधता द्वारा जुड़े एक संरक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रस्तुत करने के इरादे से बनाया जाता है। जैव निचय क्या आप जानते हैं CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, कार्डेड और आर्किडिक और एलो मुख्य उदाहरण हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच साथियों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।